पूरा चुंबक तब, जिसे पैलियोमैग्नेटिज्म के नाम से संबोधित किया जाता है, अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित थेथिस सागर के अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। तैथिस सागर के हिमालय स्वरूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक वृहद द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जालोड़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मलदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम ऊंचावच और विवर्तनिक पराक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक आकृति प्रदेशों में बांटा गया। भारत के भू आकृति प्रदेश हैं उत्तरी तथा पूर्वी उत्तरमाला, उत्तरी भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार तथा तटीय मैदान, द्वीप समूह। आप इनको मैप में देख सकते हैं। धाराबाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा
भ्रमशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, आभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धाराबाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यह सर्वाधिक विटोमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। चलिए अब इसी से संबंधित प्रश्न उत्तर पे थोड़ा ध्यान देंगे। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं। भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर को। चलिए इसको थोड़ा विस्तार में हम लोग समझेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं। इसका सही आंसर होगा गोंडवाना लैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 4। चलिए इसको विस्तार में समझेंगे। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। 4 प्राकृतिक प्रदेशों के नाम जानते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा चुका है। ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत का क्षेत्र कहते हैं, बृहद हिमालय जो महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, ब्रह्म उपमहालय जिसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय उपर्युक्त अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है और अनुदैर्ध्य को लॉन्जिट्यूडिनल कहते हैं।
ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उद्यान क्रिटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ था। इस प्रकार हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी हिमालय की अन्य श्रेणियां का उद्यान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलिगोसियन युग में हुआ है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग में तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामुर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्राकृतिक असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोध ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय, मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर के मध्य है। मध्य हिमालय में पीर पांजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखलाएं में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कंगाड़ एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। यह श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं: देहरादून, कोटली दून एवं पातली दून। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भावर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम में अधिक पाई जाती है। भावर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, जिसे तराई कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जस्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही भाग हैं। हिंदू धर्म का पवित्र
कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर सामान्यतः श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपरदन एवं निक्षेपण द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। अटल टनल 9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पांचाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। अब हम लोग बात करेंगे हिमालय के अनुदैर्ध्य उत्क्रम के बारे में। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम एवं भ्रंश या दरार पाए जाते हैं। दक्षिण में उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है। एनएफटी एवं एमबीटी यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट मध्य उप हिमालय का विस्तार है। एमबीटी एवं एमसीटी के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर वृद्ध हिमालय, जिसे सीसीजेड भी कहा जाता है, इसका विस्तार है। एमसीटी के ऊपर एचएचसी स्थित है। तिब्बत हिमालय एचएचसी एवं एसटीडीएस के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु संगोपो सिचार क्षेत्र अवस्थित है। आईटीएसजेड के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक
सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। अब हम लोग देखेंगे इसी के कुछ रिवीजन क्वेश्चंस, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया और कितना नहीं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहत हिमालय श्रेणी। चलिए इसको थोड़ा विस्तार में जानेंगे। हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी ओलिगोसीन युग जो 40 मिलियन वर्ष पूर्व का है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी है जो 14 मिलियन वर्ष पूर्व की है, तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी है जो 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व की है। बृहत हिमालय एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उद्यान टार्शियरी काल के विभिन्न युग में हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भावर। चलिए इसको थोड़ा विस्तार में जानेंगे। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवालिका। चलिए इसको थोड़ा विस्तार में जानेंगे। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियाँ है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारे अगले टॉपिक का नाम है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारत के वृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टियल, आर्गेनियन तथा रूपांतरित शैलों में बना है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मलबा पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विघ्न श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली में घिरी है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा अपरदित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है। अतः
इन्हें ग्रसित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में जानेंगे विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा आदि। सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणियाँ इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमंडी में स्थित है। पश्चिमी घाट का सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे शव्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है। इसका नाम अनाई-मुडी चोटी है, जो कि 2695 मीटर की है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तर के क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाटी का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में, उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये भ्रंशोत्तध पर्वत है, जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंबलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा या क्रमशः नीचा हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। नल्लमलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेनार नदियों के मध्य स्थित है। यह पूर्वी घाटी की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समांतर महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। दोआ बेटा, जो कि 2637 मीटर नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, जनजाति यही निवास करती हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथि कोल्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेवरॉय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सल्लेम के पास अवस्थित हैं। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाटी का हिस्सा हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकोड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। गडजात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित हैं। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मेकाल श्रेणियाँ सतपुड़ा श्रेणियाँ का पूर्वी भाग है। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत हैं। चलिए अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरावली। चलिए इसको थोड़ा विस्तार में समझेंगे। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। इसको थोड़ा विस्तार में समझेंगे। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है और यह गोंडवाना भूमि के अपक्ष एवं अफवाह के कारण बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित क्या है? हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुरा श्रेणियाँ। इसको थोड़ा विस्तार में जानेंगे। सतपुरा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी का तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुरा श्रेणियाँ दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पर्वत की चोटियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर तथा नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर पॉइंट माउंट गॉडविन आइस्टन या K2 है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी की ऊंचाई 7,816 मीटर है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। आप इस भारत के मानचित्र में देख सकते हैं कौन सा शिखर और कौन सी चोटी और कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। उट कमांड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत का
कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिडिगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर अवस्थित है। तो चलिए इसी से संबंधित थोड़े प्रश्न उत्तर देखते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल में। चलिए थोड़ा विस्तार में एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,838 मीटर है तथा नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जुंको तबेई। चलिए इसको थोड़ा विस्तार में समझेंगे। जुंको तबेई एक जापानी पर्वतारोही है। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया तथा ऐसा करने वाली वह प्रथम महिला बन गई। ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संतोष यादव। चलिए इसको थोड़ा विस्तार में जानेंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। कल फिर मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ।